तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रसाद क्लास में। और जो सेशन हम लोग का चल रहा है मिशन वर्दी, उस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज भी आप सबों के बीच सेलेक्टेड प्रश्न प्लस ट्रिक से प्रश्न प्लस मैथ भी प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे विषयों से प्रश्न आप सबों के बीच में चुन कर लेकर आया हूँ। ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन अगर आप छूटेगा आपका तो बहुत ही पछताने को पड़ेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मद निषेध इस बार पार कर देना है, ठीक है मेरे भाई सभी को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास जुड़ेंगे, वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे ताकि जो भाई बहन आपका अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या है कि चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि समिति से आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस समिति को प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से देखना है। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है, तो शेयरों से, ठीक है, शेयरों से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। राजन समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही। तो दोस्तों कौन सी समिति रही, तो सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1994 में जनगणना नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों किस समिति का गठन किया गया, तो स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित है। तो कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी समिति, गोस्वामी समिति और दत्ता समिति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है। तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है, तो रेखीय समिति, एल के झा समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे, क्लास छोड़कर मन जाइए क्योंकि आज का सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुव पर नम्न कोण का मान कितना होता है। तो ध्रुव पर नम्न कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तो प्लूरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो होती है किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। इस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो सेरेब्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है, तो मेलानिन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। 1857 का बरेली विद्रोह का नेता कौन थे, तो खान बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक के में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के
मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है, मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? तो नेक्स्ट प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया द्वीप है? इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कावेरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत रक्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वेत रक्त का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संक्रमण से लड़ना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम को होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? तो वरुण। ठीक है, इसका राइट आंसर वरुण हो जाएगा। मार्स गैस है मीथेन। मार्स गैस क्या है? तो मीथेन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है? तो फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फुसफुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुसफुस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र गोलाकार में कितनी मांसपेशियां होती है? तो नेत्र गोलाकार में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 6 होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि आपके ट्रिक के माध्यम से भी प्रश्न देखने को मिलेगा प्लस मैथ का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। माउस का आविष्कारक है, आविष्कारक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माउस का आविष्कारक कौन है? तो डगलस इंगेलबर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? तो लेविस वाटरमैन। लेविस वाटरमैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रिवॉल्वर के आविष्कारक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में ये प्रश्न आया था। सैमुअल कोल्ट। ठीक है, सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं? तो आंख में पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किडनी की संरचनात्मक इकाई है? तो किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो डायनेमो करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लिफ्ट की खोज किसने की? तो लिफ्ट की खोज किसने की? तो ओटिस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लिफ्ट की खोज किसने की? तो ओटिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। तो चलिए दोस्तों, आप सब तैयार हैं हिंदी का प्रश्न को देखने के लिए, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आज भी मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूं रचनाएं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं रचनाएं यानी कि हिंदी का प्रश्न के तरफ। देखिए दोस्तों, पहला ट्रिक क्या है, आप सभी को ध्यान से देखना हो, और मैं जो भी प्रश्न लाता हूँ ट्रिक के माध्यम से लाता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सोच रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, ताकि ऐसा वीडियो, ऐसा क्वेश्चन आपका छूट ना जाए और आप एग्जाम में सिलेक्शन पाने से कहीं चूक ना जाए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए
प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कबीर दास के द्वारा लिखी गई रचनाएं जो भी होती है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कैसे याद करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये होती है हम याद कैसे करेंगे, तो उसका भी समाधान मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या याद है? तो कबीर दास सबर, कबीर दास बोले सबर कर, कबीर दास क्या बोले? सबर कर, यानी कि स से क्या हो जाएगा? साखी, स से क्या हो जाएगा? शब्द, ठीक है, और ब से बीजक और र से रामायणी। यकीन का है तो कबीर दास के, जो कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चारों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नेक्स्ट रचनाएं देखते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो तुरंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है मीराबाई की रचनाएं। यहाँ सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मीराबाई की रचनाएं, और ये भी मैं ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूँ, जो कि आपको याद करने में परेशानी होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबको ट्रिक के माध्यम से बताया जाए, ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें। तो मीराबाई की रचनाएं को आप कैसे याद रखिएगा मेरे भाई? गीता राग नरसी, गीता राग नरसी, ठीक है। तो गीता राग नरसी यानी कि गीता गोविंद की टीका, ये गीता से गीता हो जाएगा और राग से राग गोविंद, ठीक है। या आप ऐसे भी याद रखेंगे इनके जो भी रचना है उसमें गोविंद लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद राग से राग सोरठा और नरसी से नरसी जी का मायरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपके एग्जाम में कौन कौन सा आ जाता है? तो ये दो जरूर आता है, ठीक है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, गोविंद हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों आप सभी तैयार हैं मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए? तो जल्दी से सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे मैथ के प्रश्नों को तरफ सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाए मैथ को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं सभी लोग राइट आंसर देंगे, सभी लोग बनाने का कोशिश करेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न यही कह रहा है कि कितने धन पर 11% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 990 हो जाएगा। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी राइट आंसर बताएंगे, और ये शायद प्रश्न उस दिन हो भी चुका था, शायद मुझे तो याद नहीं, लेकिन इस प्रश्न का जल्दी से सब लोग राइट आंसर देकर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कितने धन पर 11, यानी कि आपसे मूलधन पूछा और साधारण ब्याज दिया। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? मूलधन आपको ज्ञात करा और साधारण ब्याज वाले जो भी सूत्र आपको मालूम हो वो क्या कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं, ब्याज कितना मिला है? 990 मिला है, मूलधन नहीं मालूम है तो x, और दर 11 और समय 3/100, ठीक। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, 11 से काटिएगा तो 11 9 99, यानी कि 90 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो गया। 30 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 में 100 से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3000। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऐसा भी बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये शायद तो बन गया था उस दिन प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए और सभी लोग बनाएंगे। वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर आपको क्या प्रभाव पड़ेगा यही बताना है मेरे भाई। आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। वृद्धि होगी कि कमी होगी, क्या होगी, आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है? 20% का वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे वर्ग की भुजा में 20% की। तो वर्ग की भुजा में 20 और क्षेत्रफल, तो वर्ग का सूत्र होता क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है वर्ग का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें मालूम करना है, तो भुजा दिया है 20, तो इस सूत्र पर भी आप बना सकते हैं 20 प्लस 20, ठीक, और प्लस 20 गुना 20/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 दूनी 40 प्लस दूधनी का 4 हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 4, 44% का वृद्धि हो जाएगा। इस सूत्र पर भी आप बना सकते हैं, या इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते हैं मेरे भाई। यहाँ देखिए भुजा कितना दिया? 20% की वृद्धि, तो 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक। तो पहले भुजा कितना था? 5, और इसमें वृद्धि कितना का हुआ? 1 का हुआ। तो मान लीजिए पहले भुजा 5 था, तो 5 गुने 5, अगर हम इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा,
और बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा यानी कि 6 हो गया। तो अब इसका कितना हो गया भुजा, 6 हो गया, तो ये 36 हो गया। वृद्धि कितना का हुआ, तो वृद्धि कितना का हुआ मेरे भाई, 11 का हुआ। तो वृद्धि कितना का हो गया, 11। पहले कितना था क्षेत्रफल 25, अब बढ़ कर कितना हो गया, 36 हो गया। तो वृद्धि 11 का हुआ, तो अब निकाल लेंगे परसेंटेज। तो वृद्धि कितना का हुआ मेरे भाई, 11। तो 11 अब बटा कितना पे हुआ, 25 पे। पहले 25 क्षेत्रफल आया था, और गुना 100, तो 25 चौके 100, तो 11 चौक 44, यानी कि 44% वृद्धि हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं सभी लोग राइट आंसर देंगे। प्रश्न यही कर रहा है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न को बनाएंगे और राइट आंसर देंगे। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए एक संख्या को 56 से, मान लीजिए ये 1 से, और इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 56, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त हो रहा है। शेषफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 29। तो आप एक काम कीजिए, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना उसी को आप संख्या मान लीजिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि 29 से में हम 56 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 29 में हम 56 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमको क्या कहा कि 8 से भाग देने के लिए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम एक काम करेंगे, उसी को संख्या मान लेंगे, जो शेषफल आ रहा है ना उसी को हम संख्या मान लेंगे। तो हमारा शेषफल 29 आ रहा है, तो इसी को हमने संख्या मान लिया और इसी में हमने क्या किया, 8 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 8 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग दीजिए तो इसको, तो 8 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, तो 8 के 24, तो 24 हो जाएगा, और ये 29 है, तो 24 में से 29 जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 5, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 5। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भी ऐसा आप लोग प्रश्न देखिएगा कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है और शेषफल इतना आता है, तो शेषफल को ही आप संख्या मान लीजिएगा। उसके बाद जिस संख्या से कहे भाग देने पर तो उस संख्या से भाग दे दीजिएगा, और जो शेषफल आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। तो हमारा शेषफल ये आ रहा था, और इसी में फिर कह रहा है कि 8 से भाग देने के लिए, तो इसी में हम 8 से भाग दे दिए, और जो शेषफल आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप ऐसा ही बनाइएगा, एग्जाम में ज़्यादातर समय आपके पास नहीं रहता है, ऐसा ही बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं सभी लोग राइट आंसर देंगे। 77 गुना 85 गुना 73 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रश्न को बनाएंगे, सही बनाएंगे, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से सही बनाइए, और इसको आप 9 से भाग देना है, तो आप सभी 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसका राइट आंसर कितना आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बताएंगे, जल्दी से सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे सबसे पहले कर लीजिएगा, सबको पहले पारी भाग दे लीजिएगा। इससे 9 से भाग देंगे, 77 में तो 9 8 है 72, शेष कितना बचा, 5। जो शेष बचेगा उसी को लिखिएगा, कितना हाल में जाएगा वो मत लिखिएगा। और इससे काटेंगे तो 9 9 81, तो शेष यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। और इससे 9 8 72, शेष 1 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, तो 5 में 4 से करेंगे तो 20, और 20 में 1 से करेंगे तो 20। अब हमारा क्या आ गया, 20/9। इसको भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। 20 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, शेष क्या बचा, 2 बच रहा है कि नहीं। इससे भाग देने पर शेष 2 बच रहा, तो आपका आंसर आ गया 2। आप कभी भी प्रश्न ऐसा ही बनाइएगा, पहले इसमें 9 से भाग दे दीजिएगा, जो शेषफल आएगा उसको लिखते जाइएगा, उसके बाद उस शेषफल को गुना करके जो आया होगा उसमें 9 से फिर से भाग दे दीजिएगा, आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं आप सभी राइट आंसर बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप सभी ज्ञात करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों प्रश्न वही कर रहा है कि 18 पेन का क्रय मूल्य 20 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी कि 18 यहाँ पे आप जैसे कह रहे हैं ना, ये 18 क्रय मूल्य कह रहा है और ये 20 विक्रय मूल्य। तो आपको अनुपात में एक बात बताया था कि आमने सामने का मान ही होता है, ठीक है। और ये क्रय मूल्य का मान ये होगा और विक्रय मूल्य का मान ये हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य का मान कितना हो गया आपका 20 हो गया, और विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, क्रय मूल्य कितना है 18 रुपये 20 रुपया है, क्रय मूल्य 20 रुपया है, और विक्रय मूल्य 18 रुपया, तो इस तो 2 रुपया हानि में ही बेच रहा है। तो हानि कितना का हो रहा है 2 रुपया का, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य 20 है, तो हमारा हानि कितना हो गया 2 रुपया का हानि हो गया, 2 रुपया का हानि हो गया, और 20 रुपया क्रय मूल्य गुना 100, तो 20 5 100, 20 5 100 होता है, 20 5
100, तो 5 में आप 2 से गुना करें तो 10, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा आपका हानि हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये का सामान को 18 रुपये में बेचा है तो 2 रुपये का हानि हुआ, तो 2 रुपये का हानि हो गया। क्रय मूल्य 20 रुपया है और इसका हानि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, तो ये 20 से काटेंगे 5 में तो 5 दूनी 10, यानी कि हानि कितना हो गया 10%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का आप सभी राइट आंसर बताएंगे। जिस तरह आप भी जो प्रश्न बनाए उसी तरह ये भी प्रश्न बनेगा और उम्मीद करता हूं कि ये इस प्रश्न को भी आप लोग सही बनाएंगे। अब तो जल्दी से सभी लोग प्रश्न को बनाएंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे मेरे भाई। प्रश्न कह रहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका, विक्रय मूल्य 144 दिया है और हानि कितना दिया है, हानि आपका दिया है 6। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जब बेचे हैं 144 रुपये में और हानि हुआ है हम 6 रुपया, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य और हानि होता है तो ये जुट जाता है क्रय मूल्य के संपर्क में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 150। तो क्रय मूल्य 150 हो गया और अब आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना। तो हानि 6 हुआ है और क्रय मूल्य आपका 150 है, तो हानि निकल जाएगा। हानि हुआ है 6 और क्रय मूल्य हुआ है 150 गुना 100, तो हानि प्रतिशत आपका निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी का 4, यानी कि कितना परसेंट आ गया 4%। हानि कितना का हुआ 4% का हुआ, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, ट्रिक आज का कैसा लगा, आज का मैथ का क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा, जीके जीएस का प्रश्न आप सबको कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अभी तक आपने सोच रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तुरंत कर लो मेरे भाई, क्योंकि ऐसा प्रश्न ऐसा ट्रिक से सारे प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। जो भी मिलने वाला है प्रसाद क्लासेज पे ही मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।